हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जय हिंद, जय भारत। भारतीय संविधान के बारे में हम बात कर रहे थे और पिछली क्लासेज में हमने समझा कि इसकी हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए और उन्होंने हम पर रूल किया। उससे पहले मुगल आए। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की बात करूँ तो बहुत पुराना है। प्रीवियस में हमने कंपनी रूल की हमने बात कर ली थी, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से इंडिया में इसकी शुरुआत की। पहला चार्टर हुआ था साइन 31 दिसंबर 1600 को। और इसको हमने 1857 तक, जब फर्स्ट रिवोल्ट हुआ तब तक की कहानी को हमने समझा था। सारे चार्टर हमने बात किए थे, पिट्स इंडिया एक्ट बात किया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बात की थी। अगर आपने अब तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लें, उससे आपको आज का वीडियो समझने में आसानी होगी। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमके जुडिशरी इनसाइट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो जर्नी है, कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई। वैसे तो ये जर्नी बहुत लंबी है। हमने कहा था अगर हम प्री हिस्टोरिक से जाएं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के और आज तक हर बार कुछ ना कुछ मिला है, वेदों से, मनुस्मृति से। ठीक है, हमारे बहुत सारी ऐसी रूट आपको मिलेंगी जहां से चीजें डेवलपमेंट में आई है। लेकिन जो आज के टाइम हमारे सामने एक्ट लिखे हुए हैं उनके हिसाब से मैं बात करूं तो हमने डिवाइड किया था। एक आपका कंपनी रूल था जहां पे 1600 से लेकर 1857 तक आपके कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। फिर 1858 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश क्राउन ने हम पर रूल किया। हालांकि यहाँ भी क्राउन का होल्ड था। 1773 का रेगुलेटिंग आपको याद होगा, रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए। 1780 में फिर आपका सेटल एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1813 में चार्टर एक्ट आया। ठीक है, उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट आया। 1853 में चार्टर एक्ट आया, लास्ट चार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इनमें इन्होंने जो जो डेवलपमेंट लेकर आए, किस तरह से एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई, किस तरह से यहाँ पे काउंसिल्स बनी, किस तरह से जो जो आज हम हमारे इंडिया में देख रहे हैं उनके रूट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कंपनी रूल डिस्कस हो गया है और आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्राउन रूल। 1858 से 1947, इसको भी मैं दो चीजों में डिवाइड करना चाहूंगा। एक आपका आता है 1858 से लेकर के 1919 तक का टाइम, जब पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। वैसे तो एक एक्ट यहाँ भी था, 1858 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसको क्या कहते हैं वो भी बात करेंगे। और दूसरा आता है फिर 1919 से 1947 के बीच। दो इसके पार्ट है। बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बात करेंगे और साथ ही साथ आज डिस्कशन होगा आपका कि किस तरह से यूरोपियंस आए थे। तो हमने कल पिछले क्लास डिस्कस किया ही था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि यूरोपियंस इंडिया में आए, उन्होंने अपने यहाँ पे कॉलोनी एस्टेब्लिश की। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की सहायता से नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। ब्लैक होल थ्योरी याद है ना आपको, जस्ट क्विक रिवीजन दे रहा हूँ पिछले क्लास का। ब्लैक होल थ्योरी नहीं, सॉरी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। कभी कभी साइंस स्टूडेंट है तो वहां चले जाते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। वहां पे आपने देखा किस तरह से सिराजुद्दौला ने बहुत सारे ब्रिटिशर्स को एक रूम में बंद कर दिया था। उसके बाद लड़ाई होती है 1757 की, बैटल ऑफ प्लासी। 1764 बैटल ऑफ बक्सर। और इसके बाद वो दीवानी ले लेते हैं। 1765 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ का क्या बन जाता है, गवर्नर बन जाता है, गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1770 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसने गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन था पहला, वॉरेन हेस्टिंग, 1773 में। फिर उसके बाद तीनों जो प्रेसिडेंसी थी आपकी, इंडिया कुछ ऐसे था, यहाँ पे आपका चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता, इन तीनों प्रेसिडेंसी को बाद में जोड़ दिया गया और एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, विलियम बेंटिक, 1833 के चार्टर में। ठीक है। और फिर जब ये सब चीजें नहीं संभाल पाई, कंपनी जब रिवोल्ट हो गया, देन आता है 1858 के अंदर। ठीक है, सारे चार्टर पिछले वाले आपने इंपॉर्टेंट नोट कर लिए। और अब सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
और ब्रिटेन के क्राउन ने कहा कंपनियों में तुम्हारे बस की बात नहीं, हमें दे दो तुम इंडिया, हम संभालेंगे। और इसी एक्ट को क्या, इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट है और नोट कर ले। एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अब कंप्लीटली कंपनी से इंडिया को लेके अपने पास ले लिया। इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया के अलावा एक नाम और दिया गया था जिसको कई बार पूछ लिया जाता है किसी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट चीज याद करके रखो हमेशा, मैग्ना कार्टा। ये आप फंडामेंटल राइट में सुने होंगे, लेकिन इसको कहा गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया लिबर्टी। भाई क्वीन प्रोक्लेमेशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया लिबर्टी, क्वीन प्रोक्लेमेशन, घोषणा थी वहां की महारानी की 1858। सारी की सारी पावर यहाँ पे ट्रांसफर होके इनके पास आ गई। अब यहाँ पे एक तो जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो एबॉलिश हो गया। बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था वहां पे, बोर्ड उसका डायरेक्टर्स का, वो वहां पे उसको अलग से चेंज किया गया। अब जब ये सब कुछ आ गया तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना इसको। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं उनको स्टार देके एक अपने नोटबुक में से ना वो बना लो, एक बॉक्स बना लो इंपॉर्टेंट। और ये इसको लिख सकते हो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, मैं इसको एक्स्ट्रा शॉर्ट्स भी बोलता हूँ क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी हट गई है बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। एक डॉक्ट्राइन आई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ वेल्थ ड्रेन। अभी आपने यूपीएससी के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा ब्रेन ड्रेन एक टॉपिक है जो इंडिया के लोग बाहर जा जाके नौकरी करें, ब्रेन ड्रेन बहुत दिनों से टॉपिक चल रहा है। इसी तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्रेन हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ वेल्थ ड्रेन किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी। किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी, जिसमें दी थी उन्होंने, और बुक का क्या नाम था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1871 में ये बुक उन्होंने लिखी थी और इसी बुक में उन्होंने थ्योरी दी थी। तो आपको बुक पता लगी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी, दादा भाई नौरोजी ने। डॉक्ट्राइन ऑफ वेल्थ ड्रेन किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने, इसी बुक में। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको भी कवर कर लेंगे क्या, ये सब तो हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 1858 में एक नया ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया जहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना और उसका कंप्लीट, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डायरेक्ट क्राउन को रिपोर्ट करता था और वो पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था और उसी से इंडिया में वाइसराय बना दिया गया। इंडिया के अंदर वाइसराय, फर्स्ट वाइसराय कौन था, बड़ा कमीना आदमी, नोट तो लिखना ही नहीं यार, कभी कभी धोखा हो जाता है मेरे साथ। कनिंग, कनिंग था, बहुत कनिंग आदमी था। अच्छा, ये तो फर्स्ट था। हु इज द लास्ट, माउंटबेटन, नेहरू जी का बहुत अच्छा मित्र, इसके बारे में वो राजनीतिक बातें हो जाएंगी, लास्ट था ये। और फर्स्ट इंडिया का जो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ, वो भी माउंटबेटन था। लेकिन फर्स्ट इंडियन कौन था, सी राजगोपालाचारी। जब ये इंडिया से चला गया तो ये किसको दे गया जिम्मेदारी, राजगोपालाचारी को दे गया, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। जब तक इलेक्शन प्रेसिडेंट नहीं बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब तक इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। है ना एक्स्ट्रा थॉट, याद रखना इन चीजों को। ठीक है भैया, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गया 1858 के तहत। अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो रहता था। इसको एक 15 मेंबर्स की काउंसिल भी दी गई, 15 मेंबर्स की। ये जो काउंसिल है ये एक एडवाइजरी बॉडी थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका चेयरपर्सन होता था जो क्राउन को इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एडवाइस करता था। क्लियर हो गया, गवर्नर ये
एक बार नोट कर लेना, तो हम पढ़ चुके हैं वैसे। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट है, मैं इसको 1 मिनट रोक देता हूँ ताकि आप नोट कर पाए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कनिंग, और लास्ट मैंने आपको बता दिया, लास्ट भी साथ लिख लेना, माउंटबेटन। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियन का माउंटबेटन, फर्स्ट इंडियन सी राजगोपालाचारी, ये सब यहाँ लिख लेना। अब क्राउन रूल में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कवर कर लिया है 1858, इसकी सारी बातें समझ ली। इसके बाद आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909, और उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसने बहुत मेजर चेंजेस किए थे। एक तो इस एक्ट ने बहुत मेजर चेंज किया, और एक आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, विच इज द बेस फॉर द फुल गवर्नेंस ऑफ इंडिया एज इट इज टुडे। ये बहुत बेस बना था इसका। अब काउंसिल एक्ट की मैं बात करूं तो काउंसिल एक्ट जो 1861 का था, 1861 में क्या हुआ कि जो इंडियंस थे इनको फर्स्ट टाइम बोला गया कि भैया जो हम लॉ बनाएंगे, फर्स्ट टाइम इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया, यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस आ गई यहाँ से। देखो संविधान में यही चीजें तो है कि नहीं। अब वाइसरॉय जो है वो इन कुछ इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता था, जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे। अब इसमें कोई डाउट नहीं, वो चाटुकारिता में थे या जो भी थे, वो एक अलग मुद्दा आ जाता है, उसको स्टूडेंट्स को नहीं स्पेशली वो करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कमेंट ना करो, ठीक है, क्लास में वो होता है दूसरे बच्चे से डिस्टर्ब होते हैं। और इसी एक्ट ने एम्पावर कर दिया वाइसरॉय को कि भैया वो ऑर्डिनेंस दे सकता है। फिर आता है 1892 में, 92 वाला एक्ट क्या लेकर आया कि यहाँ जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ना इंडिया वाले, उनकी नंबर ऑफ पर्संस बढ़ा दिया गया, ज्यादा इंडियंस नॉमिनेट होने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बजट के लिए पावर थी वो बढ़ गई, उसमें भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है। अब 1909 को मैं यहाँ पे कहूंगी आप अलग से नोट कर लें, इसी स्लाइड पे बात करेंगे हम सब, इसको अलग से नोट कर लें। इनको एक नाम दिया गया था, मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स दिया गया था, ये अपने यहाँ लिख लें। अब इसने क्या किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे थी या प्रोविंशियल लेवल पे, दो टाइम पे होती थी, तो वो जो है पहले 16 होते थे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में, 16 के बाद भैया उसको बढ़ा करके 60 कर दिया गया, 16 से 60, इंग्लिश में थोड़ा सा ही चेंज किया गया, ठीक है। और यहीं पे फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात उठी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहीं से आता है। एक बार मैं इनकी बात करूं फिर आपको अंदर की डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। 1909 में पहली बार हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग चुनाव की बातें होने लगी यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम ये लोग लेकर आए। और यही कारण है कि जो मिंटो है, लॉर्ड मिंटो बोला जाता था उसको, इसको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, यहां लिख लें, जो मिंटो था उसको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। क्लियर हो गया। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। 1919 में गांधी जी भारत आ चुके थे, और तब इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। लिख दे, चलिए लिख देते हैं, मॉन्टेग्यू, CHELMSFORD, CHELMSMONTAGU, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब 1917 में फर्स्ट टाइम एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या हुआ कि वहां पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसका नाम था मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड यहाँ पे था उस टाइम पे वाइसरॉय। तो इन्होंने एक एक्ट पास किया, और इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि फर्स्ट टाइम पे जो है वो बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर, कहते ना बाइकैमरलिज्म, समझ रहे हो आप, एक आपकी लोकसभा है एक राज्यसभा है, बाइकैमरल, दो सदन होना। तो ये चीज कहाँ स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, तो बाइकैमरलिज्म बोलते हैं इसको, दो सदन की प्रणाली। ये कहाँ स्टार्ट हुई, 1919 के एक्ट से स्टार्ट हुई, ठीक है। कोई डाउट यहां तक। अब यहाँ पे इलेक्शन होंगे वो डायरेक्ट होंगे, ये पहली बार बात उठी, फर्स्ट टाइम ये बात आई कि भैया इलेक्शन डायरेक्ट होंगे, और इसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन बना
1935 का एक्ट, इसी का इम्प्रूवमेंट बना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, अब थोड़ी सी हम अलग से हिस्ट्री की बात करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दी जो जो एक्ट और चार्ट्स में बना। अब थोड़ा सा बीच में कुछ चीजों को समझना जरूरी, जो इनबिल्ट हिस्ट्री है ना इन बीच की। एक एओ ह्यूम हुआ, इसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ही इज द पर्सन हु फाउंडेड द, कौन है फाउंडिंग फादर, कौन है फाउंडिंग फादर ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। इन 1884, 1884 में कांग्रेस बनाई। पहली मीटिंग कब हुई कांग्रेस की? 1885 में फर्स्ट मीटिंग। थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूं, आपके बहुत काम आएगी ये चीजें। फर्स्ट मीटिंग हुई 1885 में बॉम्बे में। कहां पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। प्रेसिडेंट कौन बने? डब्ल्यूसी मुखर्जी इसके प्रेसिडेंट बनाए गए। अब जैसे ही बन गई उसके बाद कांग्रेस बनने का मतलब था कि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया। अब इंडिया की तरफ से कांग्रेस अपनी डिमांड अंग्रेजों से मांगने लगी। उसी बीच में एक कर्जन आता है, दुष्ट कर्जन, उसका नाम था दुष्ट कर्जन। दुष्ट मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, कर्जन वो था, नाम था उसका। कुछ लोग उसको लॉर्ड कर्जन कहते हैं, बट वो दुष्ट कर्जन था। 1898 सबको याद होगा कि पहली बार बंग भंग की बात हुई, बंगाल विभाजन। ठीक है, अब जैसे बंगाल विभाजन हुआ तो 1905 में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, एक गरम दल के नेता, एक नरम दल के नेता। ये पढ़ा है ना आपने? गरम दल में कौन थे? हमारे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। अब 1905 में इसका सबसे बड़ा कारण था कि बंग भंग के अगेंस्ट में एक स्वदेशी आंदोलन चलाया था। उसी स्वदेशी आंदोलन को लेके बात होने लगी। नरम दल में आपके गोपाल कृष्ण गोखले और ये सभी लोग थे। इन्होंने कहा कि हम बातचीत से बातें सुलझाएंगे। 1905 में सूरत में अधिवेशन हो रहा, तो वहां पे ये घटना घटी थी और यहीं से जन्म लिया एक ऐसी पार्टी ने। मैं इसका बताने का कारण क्यों बता रहा हूं कि भैया जो मुस्लिम लीग आया ना, उसका जन्म यहीं से हुआ और 1906 में आपकी मुस्लिम लीग बन गई। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पे पहली बार मुस्लिम लीग ने अपनी अलग से डिमांड्स रखी, यानी भारत में बंटवारे के बीज बो दिए गए। यहां से बंगाल विभाजन से चीजें शुरू हुई और मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम जिसको कहा जाता है पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान की इस्तेजी कर दी और पाकिस्तान की डिमांड यहीं से शुरू हो गई थी। ठीक है, शिमला अधिवेशन से स्टार्ट हो गई थी। अब उसके बाद क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 का, 1919 का जो एक्ट आया, उससे पहले यहाँ पे ना एक हार्डिंग रिजोल्यूशन पास हुआ था 1915 में, जिसको कहा जाता था हार्डिंग रिजोल्यूशन। इस हार्डिंग रिजोल्यूशन ने कहा कि भैया यहाँ पे तीन तरह की गवर्नमेंट होगी। हम आज भी 3 टायर पे चलते हैं ना, यूनियन, स्टेट और आपकी लोकल अथॉरिटीज। तो ये बात है आपकी यही हो गई थी। पंचायत को पावर मिली थी 1915 में। ये हमने पंचायत 92 में 93 में आगे इंक्लूड की है। तो यहां तक आपने कुछ बेसिक चीजें बताई, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन चीजें आपको कुछ पता होनी चाहिए। अभी हम प्योर कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेंगे। 1934 में पहली बार श्री एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आइडिया दिया कि होना चाहिए। ये बात उठाई पहली बार इन्होंने। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको एओ ह्यूम ने बनाया था 1884 में, उसने ऑफिशियली डिमांड किया कि भैया भारत का अपना संविधान होगा और बाकायदा एक लेटर के थ्रू अंग्रेजों से इसकी डिमांड की। देन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बिहाफ पे, भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारा संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो रहेगा, वो कौन बनाएगा? ये फ्रेम करेंगे इंडियन सी, और किसी आउटसाइडर का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए हमें। यानी ये बात यहाँ क्लियर हो गई थी कि भैया हमें 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज्य के रूप में दिन बना लिया था और हमने कहा था कि हम पूर्ण तरह से स्वतंत्र हैं। तो हमने कहा जब हम स्वतंत्र हैं तो हम अपने लिए खुद बनाएंगे, कोई दूसरा क्यों बनाए हमारे लिए। अब 1940 में क्या होता है कि भाई एक अगस्त ऑफर आता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए एक संविधान सभा बनवाएंगे, लेकिन बताएंगे हम, बताएगा कौन?
अंग्रेज ही बताएंगे कैसे बननी है, आपको नहीं बताना। अंग्रेजों का रूल काम नहीं हो रहा था यहाँ पे भी। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, जिसको मिस्टर स्टैफर्ड क्रिप्स ने हेड किया, और भाई वो इंडिया आ गया कि भाई हम बताएंगे तुम्हें संविधान सभा कैसे बनानी, तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ आता नहीं, अपने आप को ज्यादा पढ़े लिखे समझते थे लोग। लेकिन तभी वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया और पोलैंड की तरफ से हम इंडिया वालों को झोंक दिया गया था दूसरे विश्व युद्ध की आग में। क्रिप्स मिशन ने एक ड्राफ्ट दिया, लेकिन दूसरे वर्ल्ड वार की वजह से ये सब बंद हो गया। मुस्लिम लीग तो इसमें बिल्कुल नहीं मानी। फिर आता है भारत में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने आके फिर से एक प्लान दिया और ये चीजें एग्री होगी कि चलो ठीक है, डन डन, मान गए भाई तुम्हारी बात को और हम बना लेंगे। कैबिनेट मिशन भारत आया और इसने एक ड्राफ्ट दिया कि कैसे बनाना है। अब इसने ड्राफ्ट क्या दिया, इसने कहा कि टोटल 389 सीट्स रहेंगी, इलेक्शन कराएंगे हम, जिनमें से 296 जो सीट्स है वो रहेंगी आपकी इलेक्शन के लिए। और भाई बहुत सारे राजा महाराजा रजवाड़े भी थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स को दे दी, प्रिंसली स्टेट्स को दे दी, ठीक है। और इस तरह से इलेक्शन हुआ और टोटल सीट जो 296 थी इलेक्शन वाली, इनमें से कांग्रेस ने 208 सीट जीती और 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती। अपोजिशन में कोई था ही नहीं था। कुछ निर्दलीय थे भी जीते, 15 लोग निर्दलीय तब भी थे। अब 93 सीट जो वो प्रिंसली स्टेट्स को दे दी गई थी। इन्होंने कहा कि फिर दे तो दी इनको, भाई ठीक है, ये हैदराबाद के नवाब है, यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव इनका होगा, ये जूनागढ़ के एक इनका होगा, इस तरह से उनको दे दी गई थी। बट वो बोले कि हम नहीं आएंगे। अब जो टोटल स्ट्रेंथ डिसाइड की गई थी यहाँ पे वो 389 डिसाइड की गई थी। 296 बोला गया ब्रिटिश इंडिया, जिसके ऊपर इलेक्शन हुआ, और 93 दिया गया प्रिंसली स्टेट्स। और यहां से शुरुआत होती है हमारे संविधान सभा की। और 9 दिसंबर को हमारी पहली मीटिंग होती है। और बनी कब थी, 6 दिसंबर 1946 को ये डिक्लेयर हो गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी 6 दिसंबर। 9 दिसंबर को 3 दिन बाद मीटिंग ली गई, फर्स्ट मीटिंग हुई। अब पहली मीटिंग में होगा कि भैया इस मीटिंग तो हो गई, यहाँ किसको प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो उस दिन जो है 211 मेंबर ही आए, बाकी कौन नहीं आया, मुस्लिम लीग ने कहा कि हम नहीं आते, जाओ। और यहाँ पे मुस्लिम लीग ने बायकाट कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको कायदे आजम कहते हैं, उसने कहा कि मुझे इसमें नहीं बैठना, मेरे को अलग देश चाहिए, अपन अलग बनाएगा, अलग से कबाड़ा चाहिए मेरे को किसी एरिया का ना विनाश कर देना है। मुझे पता नहीं क्या दुश्मनी थी, पाकिस्तान बना दिया उसने। पहली मीटिंग जो हुई उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको बनाया गया इंटरिम प्रेसिडेंट। हाँ, सबसे सीनियर मोस्ट थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे। और जो 11 दिसंबर को फिर जो मीटिंग हुई, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने बाद में, इनको 11 दिसंबर को बना दिया कि भाई ठीक है, अब आप इसके हो गए परमानेंट। पहली मीटिंग में ही एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया, और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही बाद में हमारी प्रीएम्बल बना। अब इस रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया, बिना किसी सबको सुबह के, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं करना है। अब जैसे ये हुआ तो जो प्रिंसली स्टेट थे वो इकट्ठे हुए कि यार ये तो कुछ और ही बना देंगे और हमारा तो राजपाट छिन जाएगा। इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में चैम्बर ऑफ रिजोल्यूशन पास किया। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाद में इनको सीधा कर लिया। और इसी बीच में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। कितने लोगों को लगता है कि हमें आजादी बस अंग्रेज रात को बोले कि हम जा रहे हैं, संभालो अपना देश, मिल गई। ऐसे नहीं हुआ, बाकायदा वहां की पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी दे दी गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि संविधान तो बन के तैयार हुआ नहीं था। ये 6 दिसंबर को तो हमारी असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में। अभी तो हमने उसमें कमेटीज बनाई, 8 मेजर कमेटी बनाई, 11 माइनर कमेटीज बनाई, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। तो ये काम चल ही रहा है, एकदम से थोड़ी बनेगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, ठीक है। तो सरकार भी चलानी थी, अंग्रेज तो छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, भारत की जो
संविधान सभा थी, इसको दो काम करने पड़े, एक इसको लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे और एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तौर पे। लेजिस्लेटिव बॉडी जो सरकार चलाती, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती, तो दोनों को अलग अलग हेड दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत कम बुक में मिलेंगी चीजें। जीवी मालवांकर ये लेजिस्लेटिव बॉडी के चेयरमैन रहे और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जब तक संविधान नहीं बनना, जब तक इलेक्शन हुए, तो इन्हीं की यही चीजें चली। टोटल 8 मेजर और बाकी माइनर कमेटीज बनाई गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट थी और ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? इसको पूरा ड्राफ्ट किया, तैयार किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, इनको बहुत बड़ा रोल माना जाता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के काम में बता देता हूं, या नोट कर लेना। जो फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हुआ, जिसको तैयार करने वाले थे BN राव, BNRAU राव, बी नरसिंह राव। इसके बारे में पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। फरवरी 1948 को पहला ड्राफ्ट हुआ, उसमें बोला कुछ और अमेंडमेंट करो। फिर सेकंड ड्राफ्ट हुआ, जो सेकंड ड्राफ्ट हुआ वो अक्टूबर में हुआ, अक्टूबर 1948। फिर थर्ड एंड लास्ट थर्ड हुआ, और यही लास्ट ड्राफ्ट था जो 4 नवंबर 1948 को हुआ। और अब फिर इसके ऊपर फाइनल डिबेट्स हुई। इसमें मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स किए गए। पहली रीडिंग 4 नवंबर को ही की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी रीडिंग की 4 नवंबर को। वर्ड टू वर्ड डिस्कशन हुआ था, एक एक वर्ड पे डिस्कशन हुआ था। जो सेकंड रीडिंग हुई, फर्स्ट रीडिंग कब हुई? 4 नवंबर को। सेकंड रीडिंग कब हुई? 15 नवंबर से लेकर के और 17 नवंबर 1949। और इस तरह से करते करते हमें हमारा संविधान मिल जाता है। इन सारी रीडिंग्स के बाद जब हमारी थर्ड और लास्ट रीडिंग हुई, 3 बार ड्राफ्ट बना और 3 बार उसकी रीडिंग हुई, 14 नवंबर 1949 को। और यहाँ पे हमने सारे काम निपटा के 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है तैयार कर लिया, विद 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल्स, और ये टोटल जो है 22 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स हो गए। इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लिया, 11 सेशन हुए। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पास हुआ, अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड। 24 जनवरी 1950 इसका फाइनल सेशन था और उस दिन इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, बहुत बार पूछा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डार्क कर देता हूँ। 284 मेंबर्स ने, और कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी से हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट जर्नी थी भारतीय संविधान की। लेकिन कुछ प्रोविजंस 26 नवंबर से लागू हो गए थे, सिटीजनशिप वगैरह को लेकर के, वो बात हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाके करेंगे। ठीक है, 26 जनवरी 1950, द डे which we celebrate as Republic Day, we got our Constitution of India. This Constitution contains 395 articles divided into 22 parts, total 8 schedules, and जो आप बढ़ के 12 हो गए। 2024 तक 106 अमेंडमेंट कर चुके हैं। लास्ट 2023 में हुआ था, मोदी गवर्नमेंट ने किया वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन को लेकर आया था। तो यहां तक आपने देखा कि किस तरह से हमारा संविधान जो है बनके तैयार हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल से। वी विल डिस्कस द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको एक चीज बता दूं इससे पहले कि प्रीएम्बल, जब ये सब कुछ हुआ ना, इतनी रीडिंग हुई, इतना सब कुछ हुआ, सब कुछ सेट किया गया, प्रीएम्बल इज द लास्ट पार्ट टू ऐड। ये 22 पार्ट तैयार होने के बाद प्रीएम्बल इसमें ऐड हुई थी। 22 पार्ट से अलग है ये, सबसे लास्ट में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ, और प्रीएम्बल से लेकर फिर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही हो जाएगा हमारा। तो पहले की 2 क्लासेस आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।